और अब हमारे साथ हैं भूपेंद्र यादव जी, जो यहाँ अलवर से उम्मीदवार भी हैं, भाजपा के देश के एनवायरनमेंट मिनिस्टर भी हैं। भूपेंद्र जी, आपका इंडिया स्टोरी में स्वागत है। आप चुनाव से, अब चुनाव आपके लिए अजनबी तो चीज़ नहीं है, क्योंकि आप इतने दिनों से भाजपा के लिए चुनाव का पूरा स्ट्रैटेजी आप ही तैयार करते आए हैं। पर पहली बार शायद आप लोकसभा चुनाव में उतर रहे हैं, तो आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं चुनाव जो लड़ रहा हूँ, मुझे लगता है कि लोगों का बहुत प्यार और समर्थन मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, पूरे चुनाव कैंपेन को देखने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों में बहुत बड़ा क्रेज़ है। और जब भी हम मोदी की गारंटी की बात करते हैं तो लोगों का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। वास्तव में लोकसभा चुनाव जो जनसमर्थन नरेंद्र मोदी जी को दिखा रहा है, वो बदलते हुए भारत का प्रतीक है। तो आप ज़्यादातर लोगों से मोदी जी के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं, ये भी लग रहा है कि लोग यहाँ भी तस्वीरें देखेंगे। पूरे चुनाव का विषय नरेंद्र मोदी की गारंटी है। 10 सालों में उनके द्वारा किए गए कार्य जो पूरे हुए हैं, उसके प्रति जनता का विश्वास है। और अगर 10 साल के अच्छे कार्य हैं तो उस गारंटी पे तो वोट मांगना ही चाहिए। मैं आपसे एक चीज जरूर पूछूंगा, लग रहा है कि ये इलेक्शन एक तरह से फॉरगॉन कंक्लूजन है, मोदी जी जीतेंगे। राजस्थान में पिछली बार भी 25 से 25 सीट भाजपा जीती थी। आपकी जीत लोग कहेंगे कि ज़्यादातर पक्की लग रही है। फिर भी आप 26 आज के दिन आप 26 प्रोग्राम कर रहे हैं, हम उसको आपको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। इसकी क्या जरूरत है? अगर ऊर्जा कहाँ से आती है भाजपा? अगर आप उम्मीदवार बनते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप हर मतदाता से जाके वोट मांगें। लोकतंत्र में हर एक वोट जो है वो मायने रखता है। और ये किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दल के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर अपने मतदाता से वोट मांगे। हम जो उम्मीदवार हैं वो अपने मतदाता के लिए बन रहे हैं। तो एक तो आपके अपनी मेहनत की बात है, आप सब जगह घूम रहे हैं, 26 सभाएं को आप संबोधित कर रहे हैं। दूसरा, इसमें संगठन का भी हाथ है, क्योंकि भाजपा का जो संगठन है वो आप लोगों ने पिछले कुछ सालों में इतना मजबूत किया है कि ये मुमकिन है कि हर दिन 26 आप इस किस्म के गैदरिंग्स को, पूरे कार्यकर्ताओं की टीम है, पूरे कार्यकर्ताओं की टीम मन लगा के काम कर रही है और कार्यकर्ताओं की टीम के द्वारा ही काम हो रहा है। और इसलिए ये होना कोई अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन जब हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं तो फिर सबका वोट भी लेना चाहिए। और हम हर गांव तक, हर गली तक वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये जो मुद्दों की बात आ रही है, तो आपकी तरफ से आपने कहा एक तो मोदी जी का नाम है, दूसरा जो स्कीम्स है वो है। मोदी की गारंटी में पहला जो कार्यकाल निकला है वो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का निकला है। और ये जो चुनाव है ये लोकसभा का चुनाव है। तो अगर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े हैं, देश में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बड़े हैं, देश की अर्थव्यवस्था का आधार आगे बढ़ा है, हिंदुस्तान साइंस एंड स्पेस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा है, महिलाओं के एस्पिरेशन पूरे हुए हैं, धारा 370 समाप्त हुई है, या 1 रैंक 1 पेंशन लागू हुई है, या खेल में हमारे देश ने तरक्की करी है, ये सब राम मंदिर का विषय है। ये सब ऐसे विषय हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि मोदी ने जो लोगों को कहा, जो सपनों को दिखाया, उसको हकीकत में तब्दील किया। तो जो मोदी सपने बुनते हैं उसको हकीकत बना के रखते हैं। इसलिए मोदी की गारंटी एक वर्ड है जो सिंबलाइज कर रहा है विकास के कामों को सही समय पे करवाने का। अगर आप ऑपोजिशन की तरफ से देखें, मैं ऑपोजिशन की भी कई रैलीज में मैं उनको ये बातों को सुन रहा था, और वो कह रहे हैं ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। वो कहेंगे कि अगर भाजपा एक बार फिर से जीत कर आती है तो ये आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद चुनाव नहीं होगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ऑपोजिशन खत्म हो जाएगा। झूठ के अलावा वो और क्या बोल सकते हैं? मैं तो रोज़ सुबह से शाम तक उनके झूठ ही सुनता हूँ। उनके झूठों का क्या जवाब दिया जाए? हिंदुस्तान में लोकतंत्र है। हमारी पार्टी तो किसी परिवार की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी तो किसी परिवार की चौखट वाली पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी तो पूरी डेमोक्रेटिक तरीके से निर्णय लेने वाली पार्टी है। कोई पार्टी को अपनी विरासत में वसीयत के नाम पे किसी को देके नहीं जाता। तो ये तो उनका झूठ है। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद ईडी के कस्टडी में जो हैं, तो उससे क्या इनका ये जो चुनावी मुद्दा है उस पर कुछ जोर पकड़ सकता है? केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में पहली पिटीशन किसने फाइल करी थी? कांग्रेस ने। तो क्या उनकी जांच पूरी हो गई है? जो पिटीशन फाइल करने वाले हैं वो आज केजरीवाल के साथ किस लिए हो गए कि कुछ वोट लेके सत्ता ले लेंगे? उनके ख्वाब अधूरे हैं। झूठ के आधार पर दुनिया चला नहीं करती। अगर आप गठबंधन की बात करें और संगठन की बात करें तो आप तो इससे बहुत क्लोजली एसोसिएटेड रहे हैं। आपको क्या लगता है जो दोनों तरफ से जो गठबंधन बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं? देखिए, हमारे गठबंधन की एक ईमानदारी है
कि अटल जी के समय में हमारा जो गठबंधन बना, वो अटल जी के समय का जो एनडीए है वो तो आज भी कायम है। इनसे पूछे कि इन्होंने यूपीए का नाम क्यों बदल लिया? क्या यूपीए की क्रेडिबिलिटी ख़राब हो गई? क्या यूपीए बैंकरप्ट हो गई? क्या यूपीए कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड हो गया? इन्होंने यूपीए का नाम क्यों चेंज किया? ये इसी बात को दर्शाता है कि इनका अपने नाम में ही विश्वास नहीं है। तो जो आदमी अपने नाम में भी विश्वास ना रख सके, उसके ऊपर में देश क्या विश्वास करेगा? ये अगर हम राजस्थान की बात करें तो ऐसे, और ये राजस्थान एक अहम क्षेत्र है क्योंकि राजस्थान को देखें, मध्य प्रदेश को देखें, गुजरात को देखें, हिमाचल को देखें, तो ये वो राज्य हैं जहां आपकी लड़ाई कांग्रेस के साथ है। इसमें कोई गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता है। और पिछली बार 2019 में क्या हुआ, मुझे लगता है 192 ऐसी कुछ सीटें थी जहां कांग्रेस और भाजपा की टक्कर थी, और आप 90% सीट जीते थे, 92% शायद आप जीते थे। क्या आपको लगता है वो फिर से होने वाला है? उससे ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो जहां आपकी लड़ाई कांग्रेस से है वहां सबसे ज़्यादा मजबूत है, क्या ये सही बात है? नहीं, हमारी अब ये जो चुनाव है, इस चुनाव में अगर आप एक नया परिवर्तन देखेंगे तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ी है। और सभी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ी है, उसका अर्थ ये है कि दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा सफलता का मुकाम हासिल करने वाली, क्योंकि ये नेतृत्व की सर्वमान्यता इस चुनाव में ज़्यादा है। जब नेतृत्व की सर्वमान्यता ज़्यादा होती है और पार्टी का विकास ज़्यादा होता है, यही तो कारण है कि 400 पार को हम लोग बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं। तो जिन राज्यों में आप पिछली बार उतने तगड़े नहीं थे, जैसे कि तमिलनाडु है या केरल है या आंध्र प्रदेश में, तो आप उनमें भी हम अच्छा करेंगे, और पश्चिम बंगाल उसमें भी अच्छा करेंगे। और महाराष्ट्र की स्थिति तो अभी भी स्पष्ट नहीं निकली। महाराष्ट्र की स्पष्ट नहीं है, लेकिन हमारे मन में स्पष्ट है कि हम महाराष्ट्र में और आगे जाएंगे। अच्छा, आगे का आखिरी सवाल अगर आपसे पूछें, क्योंकि मोदी की गारंटी जो अभी तक हो रहा था, उन्होंने आपसे और अन्य मंत्रियों से रिक्वेस्ट किया है कि आप आगे का भी एजेंडा सामने रखें। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो एजेंडा है वो 2047 का विकसित भारत है, और 2047 के जो विकसित भारत है उसके बहुत सारे आयाम हैं। अगर सरकार की पिछली नीतियाँ देखेंगे तो नई एजुकेशन पॉलिसी आई, क्रिमिनल लॉ में रिफॉर्म हुए, लेबर लॉ में रिफॉर्म हुए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ, ईज़ ऑफ लिविंग बिजनेस हुआ। हिंदुस्तान ने एनवायरनमेंट के सेक्टर में नए आयाम को हासिल किया। इस प्रकार से जो विभिन्न आयामों को स्वीकार किया गया, उन आयामों को लेते हुए आगे बढ़ना, उन आयामों को लेते हुए नया भारत बनाना और विकसित भारत के लक्ष्य तय करना। भारत सरकार ने अपनी योजनाओं का सैचुरेशन करा, तो उन सारे विषयों को आगे बढ़ाने का काम हमने किया। ठीक है, भूपेंद्र यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूँ आपके पास 26 सभी कार्यक्रम है, तो हम आपको जाने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात। थैंक यू। तो भूपेंद्र यादव जी के लिए अब 26 ऐसी रैलीज हैं, ऐसे गैदरिंग्स हैं जिनका जाएंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, और ये एक तरह से दर्शाता है कि भाजपा चुनाव कैसे जीत पाती है। ये जो संगठन है, ये जो मशीनरी भाजपा की है, भूपेंद्र जी को जाना 26 जगह एक चीज़ है, पर वहाँ हर एक जगह एक गैदरिंग करना, लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को वहाँ पहुँचाना, वो भी काफ़ी बड़ा काम है।